हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने पिछले क्लास में देखा कि हम जो राजा है, जो किसान है और जो नगर है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने अभी तक जो देखा वो ये देखा कि जो एक साम्राज्य बना है उससे पहले 16 महाजनपद देखा। लेकिन 16 महाजनपद में जो मगध था वो अपने आप में एक रणनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में था, जो आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो कहते हैं कि वहाँ के जो राजा थे, जो वहाँ के शासक थे, चाहे बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो या महापद्म नंद हो, उनकी महत्वाकांक्षाओं ने मगध को सर्वोपरि कर दिया और उनके मंत्री उन नीतियों को लागू करते थे। उन्होंने साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाया और आप देखें कि बिंबिसार से शुरू होता है मगध का विस्तार और अशोक के कलिंग विजय तक ये रुक चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। अब इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो है एक आरंभिक साम्राज्य। इस आरंभिक साम्राज्य में सबसे पहला साम्राज्य आता है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से, जो कि उनका नाम विष्णुगुप्त था। वो तक्षशिला के एक प्रोफेसर थे राजनीति विज्ञान से संबंधित। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी उसका नाम है अर्थशास्त्र। नाम अर्थशास्त्र है लेकिन उन्होंने उसमें राजनीतिक विषयों से संबंधित चीजों का उल्लेख किया है, जैसे प्रशासन का उल्लेख किया है ना, किस प्रकार से शासक शासन करता है, तो वो उन्होंने बताया है और उसको उन्होंने अर्थशास्त्र में लिया है। लेकिन अब जो आपको स्रोत मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के जानने के बारे में, उसमें एक इंडिका है जो मैगस्थनीज के इंडिका है, जो कि भारत में चंद्रगुप्त के साम्राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य दरबार में किसके राजदूत थे? वो थे यूनानी राजदूत। और उन्होंने इंडिका में उसका ठीक से, लेकिन इंडिका के पूरे अंश आपको नहीं मिलते हैं। इंडिका के बहुत सारे अंश नष्ट हो जाते हैं और इस कारण से हमें बहुत ही कम जानकारी मिल पाती है। लेकिन पाटलिपुत्र के बारे में बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से समितियां होती थी, फिर उनकी उप समितियां होती थी। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने बताया है। और वहाँ के जो उस समय के राजमहल है, राजप्रसाद था, उसका वर्णन सबसे उत्तम रूप से उन्होंने बताया है। अब इसमें बताया है कि मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। और ये 321 ईस्वी के शासन पश्चिमोत्तर में इनका जो था अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। इनके पुत्र थे अशोक। इनके पुत्र थे, वो पुत्र नहीं थे, पुत्र थे, यानी ग्रैंडसन थे। पुत्र थे इनके बिंदुसार। इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे उसके बाद थे बिंदुसार। बिंदुसार नेक्स्ट, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना गया अशोक को। और कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त की, जो आज का उड़ीसा है। अब क्वेश्चन पैदा ये होता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में स्रोत क्या है, किसको जाना गया है? ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए जो स्रोत हैं उनमें एक तो सबसे जो प्रमाणिक स्रोत है उसमें सबसे बढ़िया है मूर्तिकला। अब ये देखिए, ये अशोक के टाइम का एक जिसको अशोक चक्र भी कहते हैं, ये भारत का एक राष्ट्र चिन्ह है। और ये सारनाथ से लिया गया है, वहां पर ये उन्होंने बनाया था। ठीक है। जो इनका सबसे ज्यादा स्रोत है, इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे मैगस्थनीज, उनके द्वारा लिखा गया विवरण। और इस पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका। आज इसके कुछ ही अंश उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वो है अर्थशास्त्र। ये चाणक्य ने लिखा था, इसको चाणक्य ने लिखा। इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों और संस्कृत शास्त्रों में मिलता है। यानी कि इनके साहित्यिक स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है और अभी विदेशी स्रोत भी है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और स्तंभ पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत है। तो इनमें पत्थरों और जो अशोक के लेख है, स्तंभ लेख है,
वो बहुत मूल्यवान स्रोत है। तो इनके बारे में स्रोत तो बहुत ज्यादा है। और अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। क्या करा इन्होंने? अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। अच्छा, ये अभिलेख क्यों, जो अशोक है, इन्होंने ये अभिलेख क्यों लिखवाए थे? ये अपना संदेश लोगों तक देना चाहते थे, ये अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, और धर्म का प्रचार ये उनके माध्यम से करना चाहते थे। तो आप ये देखिए क्या वो सिखाते थे। वो सिखाते थे बड़ों के प्रति आदर रखो, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखो, सेवकों दासों के साथ उदार व्यवहार करो, और दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करो। ये सब बातें, यानी कि जो नैतिक शिक्षाएं हैं, समाज में अच्छी चीजें हैं, एक तरीके से देखा जाए तो अशोक अपनी इमेज, जो उसकी क्रूर इमेज थी, उसको परिवर्तित करने का भी एक तरीका अपना रहा था। जैसे कि आपने देखा खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो था, राजा की अच्छी स्थिति नहीं होती थी, अच्छी सोच नहीं रखते थे लोग राजा के प्रति। तो राजा अब क्या कर रहा था? धम्म विजय कर रहा था, यानी कि लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश कर रहा था, अपनी इमेज को क्रूर से दयावान या एक दयालु राजा के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। साम्राज्य का प्रशासन, अब हम इसका प्रशासन देखते हैं। प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जब इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी बड़ी सेना है, और इतना सब कुछ है, तो एक प्रशासन तो होना लाजमी है। बिना ब्यूरोक्रेसी के तो इतना बड़ा साम्राज्य चलता नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य में क्या सभी जो पूरे क्षेत्र में लेकर अफगानिस्तान से और लेकर कर्नाटक तक, क्या एक ही प्रकार का प्रशासन चलता था? क्या उनमें कोई विभिन्नता नहीं थी? तो इसमें जो पाया गया वो ये पाया गया कि नहीं, हर क्षेत्र में इसकी विभिन्नताएं थी और इसमें विविधता थी। तो देखते हैं इसमें क्या है। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, और ये इंपॉर्टेंट है। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से? एक तो उनके खुद की राजधानी यानी कि पाटलिपुत्र, एक तो थी उनकी खुद की राजधानी, वो थी पाटलिपुत्र। और जो उनके प्रांत थे, 4 प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था, और वे 4 प्रांतों की जो राजधानी थी वो थी, एक तो थी तक्षशिला, उज्जैनी, तौसिल और सुवर्णगिरी। जो तक्षशिला है ये उत्तर पश्चिम में है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है। उज्जैनी, उज्जैनी आज का जो उज्जैन है, अवंती की राजधानी थी। तोशिल जो आज का कलिंग, मतलब उस समय का कलिंग था, जो आज का उड़ीसा है। और सुवर्णगिरी जो आज का कर्नाटक है, जहां पर सोने की खानें होती थी, वहां पर ये। अब बात ये रहती है कि ये इतने बड़े साम्राज्य को संभालते कैसे थे, क्या इनकी पकड़ मजबूत थी? एक बात तो जाहिर है कि जहां इनकी राज्य की पूरी राजधानी थी ना, उस पर तो इनकी पकड़ बहुत अच्छी रही होगी। फिर राज्यों की जो राजधानी थी उनके आसपास भी पकड़ अच्छी रही होगी, लेकिन सभी जगह तो ये पकड़ अच्छी नहीं थी। और हर जगह, और कुछ क्षेत्र तो ऐसा था जो मौर्य साम्राज्य में था ही नहीं, जैसे चोल चेर पांड्य का क्षेत्र था, वो क्या था, वो अलग था, जो साउथ का है। अब आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार इसमें थोड़ा सा अपना मत देते हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि जहां राज्यों में इतनी विविधता हो वहां एक जैसा ही। अब अशोक के एक बार अभिलेख मानचित्र में देख लेते हैं हम। अशोक के अभिलेखों को देखते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो शाहबाज गढ़ी है, ये शाहबाज गढ़ी और मनसेरा है, ये आज के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान या और कंधार आज का जो अफगानिस्तान है वहां पर पाए जाते हैं। कलसी उत्तराखंड में है, ठीक है, और शिशुपालगढ़ और जोगढ़ उड़ीसा में है। गिरनार गुजरात, सोपार, सन्नती, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इनके शिलालेख हैं, या फिर इनके लघु शिलालेख है या स्तंभ शिलालेख है। जो ब्लू वाले हैं, जो ये बैंगनी वाले हैं, ये तो है लघु शिलालेख,
महाशिलालेख है जो ट्रायंगल में है, रेड ट्रायंगल, और ब्लू सर्कल है स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख मतलब जो एक खंभों के रूप में होते थे उसको स्तंभ अभिलेख कहते थे, और जो महाशिलालेख है वो जो बड़े बड़े पत्थरों के बनाए गए हैं, और लघु शिलालेख है जो छोटे छोटे पत्थरों से बनाए गए हैं। तो इसमें आप देखिए कलिंग, ये वाला कलिंग है जो आज का उड़ीसा है, सन्नति, ये जो है ये महाशिलालेख है, सोपारा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से महाशिलालेख मिले, कहाँ से लघु शिलालेख मिले, और कहाँ से स्तंभ अभिलेख मिले। ठीक, इस चित्र को, इस मानचित्र को आपको बहुत अच्छे से एक बार देख लेना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और ये आपको कंधार, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा, कलसी, शिशुपालगढ़, जोगढ़, सोपरा, सन्नति और गिरनार से आपको इसके महाशिलालेख मिलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो व्यवस्था थी, जो भौगोलिक व्यवस्था थी वो बहुत अलग थी इनके साम्राज्य में। जहां आप अफगानिस्तान के पहाड़ी एरिया देखते हैं, वहीं उड़ीसा के तटीय एरिया हैं। तो वहां के लोगों का जब प्राकृतिक रूप से आज भी थोड़ा अलग है, उस समय तो बिल्कुल ही अलग रहा होगा सांस्कृतिक जीवन। तो उनका प्रशासन, उनका नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण कैसा था, ये भी आप सोच सकते हैं। तो प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया है, जैसे तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर है। अब जैसे हम एक बार फिर मानचित्र की तरफ चलेंगे, हम मानचित्र की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे क्या क्या इसमें, आप एक बार देखें मानचित्र जो पहला वाला था, हम उसको देखते हैं, पहले वाले मानचित्र को, ये वाला। अब आप देखिए, इन्होंने कहा एक तो इनकी तक्षशिला थी और उज्जैनी थी। कहाँ है तक्षशिला उज्जैनी, आप एक बार इसको देखें, तक्षशिला और उज्जैनी, ये रही तक्षशिला, ठीक, और ये है उज्जैनी। तो ये था उत्तरापथ, ये है उत्तरापथ, और ये है दक्षिण पथ। तो ये महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे, और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर दो, यहाँ पर एक मथुरा भी आपको मिलेगा, ये रहा मथुरा। ये इसको अगर हम ऐसे करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम अगर देखा जाए तो मथुरा से होकर जाएंगे, और इस टाइप से ये है, और ये मथुरा इनका जो था सेंटर पॉइंट था। तो आप ये देखिए कि जो उज्जैनी है, एक तो इनका केंद्र हो गया उज्जैनी, एक हो गया तक्षशिला, और ये है इनका पाटलिपुत्र, यहाँ पर इनका पाटलिपुत्र है, ये मगध की राजधानी। तो आप ये देखेंगे कि ये तीन तो हो गए बहुत अच्छी तरीके से। और अब आप आओ सुवर्णगिरी पर। सुवर्णगिरी कहाँ है, स्वर्णगिरी है कर्नाटक में, नीचे अशमक के पास। और इस तरीके से आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत ही अच्छे जो केंद्र बनाए हैं, बहुत सोच समझ कर बनाए हैं कि जो स्वर्णगिरी है वहां सोने की खान है, वहां नियंत्रण रखना जरूरी है। उड़ीसा, तोसली, वहां पर अपना जो है क्योंकि वहां पर उपद्रव ज्यादा होते थे, समुद्र तट था, उसको भी नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। और व्यापारिक मार्ग थे कौन से, दक्षिणापथ और अ, उत्तरापथ, जिस पे तक्षशिला और उज्जैनी है। तो इन्होंने बहुत सोच समझकर उनका केंद्रों का चयन किया है। और फिर आते हैं अपने कहाँ थे हम, हाँ हम थे इनके अपने प्रशासनिक प्रशासन पर। हाँ, तो इन्होंने इसका क्या किया, बड़ा ही अच्छा तरीके से, क्या था, उड़ीसा के तटवर्ती से यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यानपूर्वक किया गया था। तक्षशिला, उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले
महत्वपूर्ण व्यापार था। सुवर्णगिरी यानी कि सोने का पड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था, और तोसली जो पूर्वी समुद्र तट था उसके लिए बहुत उपयोगी था। तो इन्होंने इसको इस बहुत ही ठीक ढंग से किया है। अब साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्गों पर आवागमन होता था। ठीक, आवागमन बनाना अत्यंत आवश्यक था। तो राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह और महीने लग जाते थे। इसका अर्थ है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था भी करना, उनके घोड़ों के, उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, उनके लिए सराय वगैरह बनाना, ये सब, उनकी सुरक्षा रखना, ये सब बहुत आवश्यक था। तो इन्होंने उसके लिए सेना के माध्यम से उनकी सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब इन्होंने जो मैगस्थनीज है, जिन्होंने इंडिका लिखी थी, इन्होंने कहा कि सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए भी एक समिति बनी हुई थी, और उस समिति के 6 उप समितियां बनी थी। ये देखो इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से रखना। इन्होंने 6 उप समितियों का जिक्र किया, एक समिति और 6 उप समिति, यानी कि 6 जो थी सब कमेटी थी। इनमें से एक का काम था, अब ये 6 की 6 में इनका नाम गिनाया गया है कौन कौन से काम थे। ठीक, एक तो था इसमें नौसेना, एक दूसरा था फिर इसमें पैदल सेना, तीसरा था अश्व सेना, और चौथा था रथ सेना, और छठा था हाथी सेना, और जो आपका एक हो रहा है वो है यातायात और खान पीन का संचालन करना। यातायात और खान पीन का संचालन करना। तो 6 समितियां हुई, नौसेना, पैदल सेना, हाथी सेना, रथ सेना, है ना, और जो यातायात का संचालन करते थे, खान पीन का संचालन करते थे। तो इस प्रकार इनकी दूसरी एक उप समिति ने तो ये काम किए। ठीक है, अब दूसरी उप समिति का क्या दायित्व था? उनका काम था उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना। हर समिति का अपना अलग अलग काम बटा हुआ था। सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अब हर विभाग का अपना बटा हुआ काम था, और ऐसा प्रशासन अब भारतीय इतिहास में पहली बार देखते हैं, और ये बहुत ही केंद्रीकरण और बहुत ही ठीक ढंग से बनाया गया प्रशासन था। अब इसमें एक है सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे। मैगस्थनीज ने विवरण दिया है, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में विवरण दिया है, और कहा है कि साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख करते थे और भूमि मापन का काम करते थे। यानी कि नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम। मिस्र में भी ऐसे ही होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे। यानी कि वो क्या करते थे, सिंचाई के लिए या नहरों में पानी दूसरे पानी तक गया है, दूसरे टैल तक गया है, नहीं गया है, तो उससे मुख्य द्वारों का निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी समान आपूर्ति हो सके। एक अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे। शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड दिए जाते थे। वे कर वसूली करते थे, ये अधिकारियों के काम थे। भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहार और जो अन्य शिल्पी हैं, खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। तो ये क्या करते थे, ये वहां जो जितने भी चीजें थी उन सब पर इंस्पेक्शन करते थे, उनका निरीक्षण करते थे अधिकारी। ठीक, और आपने देख लिया कि सेना का संचालन कैसे होता था, समितियों के द्वारा। तो एक समिति की 6 उप समिति होती थी, 6 के अलग अलग काम होते थे। फिर दूसरी समिति होती थी, फिर उसके दूसरे काम होते थे। तो आपने इस चीज को देखा प्रशासन में। फिर अशोक ने क्या किया, अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया, और उसके लिए धर्म के प्रचार को अपना माध्यम बनाया अखंड भारत के लिए। अब वो कैसे, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण स्वभाविक थे। क्या थे धर्म के सिद्धांत? भाई बड़ों की इज्जत करो, सेवकों का भी ध्यान रखो, है ना, बड़ों का आदर करो, ब्राह्मणों को भी दान करो। इस तरीके से इन्होंने अपने विचार रखे थे, लोगों को शिक्षाएं दी थी। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में भी और परलोक में भी दोनों जगह सुखी रहेगा। अगर
अशोक का जो मानना था कि अगर इन चीजों को आप अप्लाई करें अपने लाइफ में तो आप इस लोक में तो सुखी रहेंगे, आप परलोक में भी सुखी रहेंगे, स्वर्ग प्राप्त करेंगे। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नामक एक अधिकारी की भी इन्होंने नियुक्ति की थी। धम्म महामात्य इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि कौन सा अधिकारी था वो। धम्म महामात्य। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था भाई, देखिए अब महत्व क्या है था मौर्य साम्राज्य का हमारे इतिहास में। आप देख सकते हो, सबसे पहला साम्राज्य एक तो, दूसरा ये कितना बड़ा भू क्षेत्र, अखंड भारत का सबसे पहला जो सोच थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य में। और इसमें आप देखिए कि 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया, यानी कि एक रेफरेंस काल के रूप में भी इसका बहुत बड़ा वो था, पार्टिसिपेशन था। तो इस समय भारत पर अंग्रेज राज कर रहे थे, तो 19वीं और 20वीं आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में कैसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी जो भारतीय इतिहासकार थे उनको भी उन्होंने मौर्य साम्राज्य से अपने अंदर एक गर्व भी महसूस हुआ कि हम प्राचीन काल में इतने बड़े साम्राज्य को लीड स्थापित कर चुके थे, अखंड भारत बना चुके थे। और साथ ही जो प्रस्तर मूर्तियां हैं, जो पत्थरों की मूर्तियां हैं, मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। आप देख सकते हैं जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। अब देखो अशोक स्तंभ है, आज अशोक स्तंभ है, और वहीं से आपने जो चार सींग वाले चार मुंह वाले जो सिंह देखे हैं उनकी प्रतिमा आज भी कहाँ देखी जाती है? आप बड़े अधिकारी होते हैं उन पर क्या होता है, अशोक मिला होता है सींग वाले। फिर अशोक चक्र है, आपके झंडे में है, तिरंगे में अशोक चक्र है। तो ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये भारत ने मौर्य काल से लिए हैं। इतिहासकारों को लगे अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है, और इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को एक प्रेरणा का स्रोत बना लिया। तो उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय ये पता चला कि हाँ, प्राचीन भारत में एक अशोक नाम का कोई इतना महान राजा हुआ था, तो वो राष्ट्रवादी नेताओं का प्रेरणा का स्रोत भी बना। ठीक कि अच्छा, अंग्रेज ये कहते थे कि भारतीय कभी भी अपना शासन नहीं चला पाए, भारतीय हमेशा दूसरों के गुलाम रहे हैं। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का इतिहास, आरंभिक इतिहास पता चला, तो क्या हुआ, राष्ट्रवादी नेताओं में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ, लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि नहीं, हम तो प्राचीन काल में अखंड भारत, अफगानिस्तान से लेकर यहाँ तक इतने बड़े भारत को आज से लगभग 2500 साल पहले, 2200-2300 साल पहले हम चला चुके हैं। तो इस आधार पर उनमें आत्मविश्वास और अशोक की प्रेरणा स्रोत माना। और तभी तो आज हमारे चाहे तिरंगा हो, चाहे आपके अधिकारियों के जो बैचेस हैं उन पर आप देखें तो अशोक चक्र ही आपको मिलेगा देखने के लिए। अब है फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150, अब ये है देखो, मौर्य साम्राज्य ज्यादा बड़ा नहीं चला, वो 150-200 साल चला, और इतने बड़े इतिहास में 150-200 साल कुछ नहीं होता। ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत लंबा नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में फैल भी नहीं पाया था। ठीक, और साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत में नियंत्रण उसका एक समान नहीं था, यानी कि कहीं पर नियंत्रण, जो राज्यों की राजधानियां थी वहां पर तो नियंत्रण अधिक था, लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वहां पर नियंत्रण इतना मजबूत नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए शासक और रजवाड़े स्थापित हो गए। अब मौर्य साम्राज्य टूट गया तो उधर तो यूनानी हिंद आ गए, है ना, इधर सातवाहन आ गए। तो इस तरीके से जो नए नए शासक पैदा हुए, नए नए राज्य बनने शुरू हो गए। अब है राजधर्म के नए नए सिद्धांत। अब उस समय क्या था, जो छठी बीसी से 600 छठी एडी तक क्या राजधर्म के नए सिद्धांत आए। अब ये नए सिद्धांत से मतलब है
कि अब राजा कैसे शासन करते थे, किस सिद्धांतों के आधार पर शासन करते थे, उनका नजरिया क्या था, उनका विचार क्या था, वो क्या करते थे, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो इसमें जो दक्षिण के राजा हैं, दक्षिण के राजा और सरदार, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उपमहाद्वीप के जो दक्कन और दक्षिण क्षेत्र है उसे तमिलकम कहते हैं, जिसमें आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से हैं। तमिलकम, ये नाम याद रखना, तमिलकम। और तमिलकम क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ क्षेत्र। इसमें चोल थे, चेर थे उस समय, और पांड्य थे। ये क्या थे? सरदार थे। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए, जो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सिद्ध होते हैं। आप इसको देखें तो इस सरदार और सरदारी क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लो। सरदार सरदारी का मतलब हुआ कि सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार बदले वो अपने अपने कुल का सरदार होता है ना। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, अब वो क्या करता था? विशेष अनुष्ठान का संचालन करता है। युद्ध के समय नेतृत्व करता था और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की उसकी भूमिका थी। अब वो मध्यस्थ था, वो क्या करता था? वो युद्ध का संचालन कर नेतृत्व करता था और वो विशेष अनुष्ठान या समारोह को आयोजित करता था। और वो क्या करता था? अपने अधीन लोगों से भेंट स्वीकार करता था, भेंट लेता था। उसको जो उससे छोटे होते थे, उन जो उसके अधीन होते थे, उनको भेंट देते थे, कर नहीं देते थे, ये याद रखना। कर राजा को मिलता था, लेकिन इनको सरदारों को भेंट प्राप्त होती थी। अपने समर्थकों से उस भेंट का वितरण करता था, और वो उस भेंट का क्या करता था? अपने जो उसके समर्थक थे उनमें उसका वितरण कर देता था, उसको बांट देता, डिस्ट्रीब्यूट कर देता। सरदारी मान्यता कोई स्थायी सेना अधिकारी नहीं होता, इनकी कोई परमानेंट ब्यूरोक्रेसी नहीं होती थी, इनकी कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। तो ये थे सरदार। सरदार यानी कि आज भी अगर आप गाँव में देखें तो उस गाँव में जो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं वो आज भी एक सरदार के रूप में होते हैं। वो आयोजन करते हैं, लोगों के झगड़ों के बीच बिचाव करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं? वो आज भी अपनी धौंस जमाते हैं, लोगों से उपहार भी, भेंट भी लेने की चेष्टा रखते हैं, शोषण भी करते हैं। तो हमें उन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर जो प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया है। ठीक है, संगम साहित्य में आपको ये सब जानकारी मिलती है। कई सरदार राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, ये व्यापार भी करते थे। ये जो सातवाहन है और जो इनका टाइम पीरियड है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक, और जो ये थे शक लोग थे, सातवाहन और शक शामिल, ये व्यापार जो लंबी दूरी के जो हैं व्यापार भी करते थे। कौन कौन? सातवाहन और शक। अब सातवाहनों के जो सामाजिक उद्गम है उसके बारे में कुछ विशेष पता नहीं चलता, लेकिन सातवाहनों ने आगे आने वाले समय में अपने आप को उच्च सामाजिक वर्ग से संबंधित ही बताया है। और अब इनका दूसरा कंसेप्ट था दैविक राजा। तो पहला कंसेप्ट आपने देख लिया इनका सरदारी का, और इसमें सातवाहन और शक जो थे वो लंबी दूरी के व्यापार भी करते थे। और दूसरा कंसेप्ट क्या था इनका? दैविक राजा का, यानी कि ये अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए, जनता में अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए अपना संबंध देवताओं से जोड़ते थे। और ये चीन में बहुत होता था, चीन में स्वर्गपुत्र है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने देवपुत्र की उपाधियां धारण करनी शुरू कर दी, देव नाम प्रिय है। अब ये सब चीजें अपने आप को देवताओं से जोड़ने की कोशिश की है। तो इस आधार पर ये इनमें दैविक राजा भी होता था। दैविक राजा राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने के एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। अब अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए देवताओं से जोड़ लेते थे, अपने संबंध बनाते थे। अब जैसे कुषाण थे, कुषाण जो थे प्रथम ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी सदी तक थे, और ये मध्य एशिया से लेकर और भारत का जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के मथुरा वाले एरिया तक, वहां तक इनका बहुत बड़ा शासन था। और इन्होंने हमेशा देवप्रिय की उपाधि धारण की है। इन्होंने क्या किया है? देवप्रिय की। और जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उसके सिक्के और मूर्तियों से
प्राप्त होते हैं। इनके सिक्के और मूर्तियों पे अगर हम ध्यान दें तो ये अपने आप को उच्च स्थिति में रखते हैं और देवताओं से अपने संबंध को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब जो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा का एरिया है, मथुरा, उसमें देव स्थान पर कुषाण शासक जो कनिष्क है उनकी विशाल मूर्तियां लगाई गई हैं कुषाणों की। अफगानिस्तान में भी है वो जगह, अफगानिस्तान में भी कुषाणों ने स्वयं को देवतुल्य बताया, देवतुल्य। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र भी लिखा है, देवपुत्र की उपाधि भी लगाई है, और ये चीनी शासकों से प्रेरित थे जो स्वर्गपुत्र की उपाधि लेते थे। यानी कि जो कुषाण थे वो अपने आप को देवतुल्य, देवपुत्र ये उपाधि धारण करते थे, और इंस्पायर कहाँ से थे? वो चीन से, वो चीन से इंस्पायर होते थे। चीन में स्वर्गपुत्र की उपाधि ली जाती है। अब जो गुप्तों की बात करें तो गुप्तों के समय गुप्त भी इससे छूते नहीं थे, और गुप्तों के समय हम बात करें तो 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य कई बड़े सहित कई बड़े बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अब देखो सामंत, ये सामंत क्या थे? ये सामंत के बारे में हम जानेंगे। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। अब ये सामंत कौन होते थे? ये सामंत होते थे स्थानीय सरदार, और ये उस वहां जितनी भूमियां होती थी उस पर हर तरह का नियंत्रण करते थे। बस इनका एक ड्यूटी होती थी, इनकी ड्यूटी होती थी कि जो केंद्र में राजा बैठा है, केंद्र में राजा बैठा है, तो उसको सेना के रूप में जब उसको आवश्यकता पड़े युद्ध में तो उसको सैनिक सहायता दी जाए, उसको सैनिक सहायता देता था। लेकिन अगर राजा मजबूत है तो ये सामंत सब नियंत्रित होते हैं, लेकिन अगर राजा कमजोर है तो फिर ये सामंत स्वतंत्र होने की चेष्टा करते थे और अपने आप को राजा घोषित कर लेते थे। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। सही। गुप्त शासकों का इतिहास, साहित्य, अब इनके स्रोत क्या है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख की सहायता से लिखा गया है। अब हम आ गए गुप्त पर। ठीक, गुप्त साहित्य हमने देखा, मौर्य देखा, मौर्योत्तर देखा, हमने देखा, अब गुप्त देखेंगे। गुप्तों के हमारे स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत है, सिक्के हैं, अभिलेख के स्रोत हैं। ठीक है, इन पर हम हैं। और जो कवि थे, इनके यहाँ कवि भी थे जो राजा या स्वामी की प्रशंसा करते थे। जैसे समुद्रगुप्त के जो एक कवि थे उसका नाम था हरिशेन, और हरिशेन क्या करते थे? हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना की, जो आज भी प्रयाग में है। ठीक, इलाहाबाद जो अभिलेख है, इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसमें प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने स्थापित की थी समुद्रगुप्त के बारे में, और समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। अब ये हमारे लिए एक स्रोत के रूप में भी होते हैं। अब गुप्त शासकों का इतिहास जो है आपको साहित्य, सिक्के और अभिलेखों से प्राप्त होता है। उसमें प्रशस्तियों का बहुत बड़ा रोल है, और उसके जो रचयिता है वो तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है, प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना की हरिशेन ने, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संबंध सबसे शक्तिशाली समुद्रगुप्त के राजकवि थे, और यह संस्कृत भाषा में है। ये इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या प्रयाग प्रशस्ति किसने स्थापित की? हरिशेन ने की। किसके काल में थे हरिशेन? राजकवि थे, किसके थे? समुद्रगुप्त के। और ये कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। अब जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जो लिखा गया है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या है? धरती पर इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, अनेक गुणों शुभ कार्यों से संपन्न, उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष थे, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। वे अज्ञ हैं और वे कोमल हृदय वाले हैं, भक्ति विनय से उन्हें वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए, वे अनेक शस्त्र गायों के दाता है, दान करते हैं, उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों वीरण, मतलब जो भी सारे अच्छे गुण थे वो सारे के सारे उन्होंने उनकी बड़ाइयों में यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में दे दिए। ठीक, अब ये आप एक चित्र देख रहे हैं, ये एक चित्र है कुषाण राजा की। कुषाण राजा की है जो मथुरा में पाया गया है, जिसने एक लंबा सा कोट पहना हुआ है और तलवार उसकी है। और आप देखने से इसका सिर्फ
गर्दन वाला हिस्सा नहीं है, गर्दन से नीचे वाला हिस्सा है। और ये एक लंबा, इसकी वेशभूषा देख लो और इसके जो ये हैं तलवार है, इससे देख लो तो ये कुषाण राजा ही है, क्योंकि कुषाण ही लंबे कोट पहनते थे जो कि पैरों तक आते थे, ठीक है, और जूते, ये सब वेशभूषा कुषाणों की थी। अब एक इसमें जो पॉइंट दिया गया है गुजरात की सुदर्शन झील, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है। जो सुदर्शन झील है वो एक्चुअल में बनी थी मौर्यों के समय। सुदर्शन झील को मौर्यों के समय बनाया गया था। एक वहाँ के जो अधिकारी थे गुजरात के, उन्होंने उसको स्थापित की थी गिरनार के। तो गिरनार गुजरात में है, वहीं पर ये सुदर्शन झील है। इसमें सुदर्शन झील पर जो शक शासक थे रुद्रदामन, उसने भी इसका पुनरुद्धारण कराया था और संस्कृत में वहां पर अपना एक अभिलेख भी लिखा था। और इसी में आप देखेंगे, गिरनार हमने मानचित्र में देखा था गुजरात में, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे ये प्रशस्ति है, ठीक। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल के एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। जो वहां का राज्यपाल था वो एक यूनानी था वैसे, ठीक है। लेकिन इस भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्च से करवाई थी। इसके लिए अपनी प्रजा से वह कर भी नहीं लिया। और इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख है, इसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील को की मरम्मत कराई। तो इस झील से संबंध कौन कौन से हैं? मौर्य काल है, शक शासक रुद्रदामन है और गुप्त शासक है। तो पूछा गया है इससे संबंधित। अब जनता में, अच्छा, बदलता हुआ देहात। अब देखिए, देहात से मतलब है, चैप्टर का नाम आपने पढ़ा ही था कि राजा, गांव और शहर। राजा के बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब देहात यानी कि गांव के बारे में पढ़ लें। देखिए क्या था कि सबसे ज्यादा जो टैक्स था वो किसानों को ही देना पड़ता था और राजा अधिकतर टैक्स लेते थे। तो राजाओं की स्थिति की जो छवि थी वो गांव के लोगों में अच्छी नहीं थी। अब ये देखिए, आप राजाओं के बारे में जान सकते हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, बहुत सारे स्रोत हैं। लेकिन अब आम लोग जो हैं, देहात में लोग कैसे रहते थे, उनकी सामाजिक स्थिति कैसे थी, इसके बारे में तो बहुत ही कम है। लेकिन इतिहासकार कहाँ रुकने वाले हैं, वो तो ढूंढेंगे। उन्होंने ढूंढ लिया जैसे पंचतंत्र की कहानियां, है ना, जातक कथाएं, उनमें जो दिए गए हैं किस्से कहानी, उनसे उन्होंने बता दिया कि भाई ये इन उस समय लोगों की क्या स्थिति थी। तो उसमें एक कहानी है, उसके आधार पर बताया गया है, समझा गया है कि जो लोग थे वो ये मानते थे, गांव के लोग खास तौर से, कि हम दो दिन में भी लूटते हैं और रात में भी लूटते हैं। रात में हमें डकैत लूटते हैं और दिन में हमें राजा के अधिकारी लूटते हैं जो टैक्स के रूप में लूटते हैं। तो ये बड़े खुश नहीं थे, कौन? देहाती लोग, यानी कि गांव में रहने वाले लोग। अब दिक्कत क्या है कि देहात में रहने वाले कौन थे? अब ये है गंध तिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया कि एक कुटिल जो राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। ये गंध तिंदु नामक जातक कथा में बताया गया है। अब इसको थोड़ा सा नाम को पॉइंट आउट करना चाहिए। अब तो आप समझ रहे होंगे किन चीजों को इंपॉर्टेंट कहा जाता है, ये क्वेश्चन आते हैं। अब इन लोगों में कौन था? इन लोगों में जो दुखी लोग थे वे थे वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी वे दुखी थे। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में गया तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं सब उसने देखा। तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को ही बुरा भला कहा। राजा ही उनके दुखों का कारण है, वो सब यही मानते थे। उनकी शिकायत थी कि रात में तो उन्हें डकैत लूटते हैं और दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी लूटते हैं। ऐसी परिस्थिति बचने वाले लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में चले जाते थे। तो गांव ही छोड़ देते। जब अति हो जाती थी, पता चला उनका रात को तो डकैत लूट के ले गए, दिन में अधिक जो कुछ बचा था वो अधिकारी ले गए, भाई हमें तो टैक्स चाहिए, टैक्स के बिना कुछ नहीं होगा, तो वो जंगल में चले जाते थे। जैसा कि इस कथा में पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं थे।
तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करते थे और जिससे किसान त्रस्त रहते थे। अब किसान तो देखिए, किसानों की हालत तो पहले से ही बहुत बुरी है। राजाओं महाराजाओं के समय पर टैक्स जुटाते थे तो वहां बहुत बुरी हालत थी। मध्यकाल में भी ऐसी हालत रही, अंग्रेजी काल में भी बहुत शोषित हुए, और आज भी कुछ अच्छी हालत है नहीं। तो अ, आज टैक्स तो नहीं वसूला जाता, लेकिन आज कीमत का मूल्य, उनका जो कीमत है वही ठीक से नहीं मिलता। तो एक तरीके से देखा जाए शोषण ही रहता है किसानों का तो पहले से ही। अब उपज बढ़ाने के तरीके, अब ये तो आपने सामाजिक स्थिति है वहां पर देखी कि भाई देखो उनका शोषण हो रहा है, वे जंगलों में भाग रहे हैं। अब उन्होंने उपज बढ़ाने के तरीके ढूंढने होंगे, कैसे ढूंढेंगे? अब क्या हुआ, वे एक तो हल था ही, हल का प्रचलन था। अब लोहे का हल भी आ गए थे तो गहरी सिंचाई होती थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वरक कछारी क्षेत्र में फैल गया था। अब ये जो गंगा घाटी है और कावेरी घाटी है, ये पहले से ही बड़ी उपजाऊ घाटी है, और जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। अब एक तो वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक ठाक पानी है, ऊपर से लोहे का हल है, तो वहां पर उत्पादन तो बढ़ेगा ही। गंगा घाटी में धान की रुपाई की वजह से उपज में बहुत भारी वृद्धि हुई। हालांकि किसानों को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसा हलों का उपयोग महाद्वीप के कुछ हिस्से में होता था। अब ऐसा नहीं कि जो लोहे के हल थे वो पूरे वो महाद्वीप में थे, वो सीमित क्षेत्र में थे। और पंजाब, जो आज का पंजाब और राजस्थान वाला एरिया है, जो अर्धशुष्क वाला एरिया है, अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्र, वहां पर लोहे के फाल तो बहुत बाद में शुरू हुए। ठीक है, लोहे के फाल तो बहुत ही बाद में शुरू हुए, उस समय तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे। लेकिन जो पूर्वोत्तर का एरिया है, ऐसा नहीं कि हल लोहे के हल से ही हुआ, जो पूर्वोत्तर का एरिया है और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर कुदालों का उपयोग होता था खेती के लिए, कुदाल का उपयोग ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि वहां जो थी मिट्टी थोड़ी सी कठोर थी। ठीक, तो हल का उपयोग ऐसा नहीं कि पूरे उपमहाद्वीप में होने लगा था, हल का उपयोग होता था गंगा और कावेरी की जो उपजाऊ जमीन थी, और वहां पर हल का उपयोग होता था। लेकिन जो अर्धशुष्क क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, वहां पर अभी हल का उपयोग नहीं होता था। उपज बढ़ाने का एक तरीका था सिंचाई, कुएं, तालाब और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। अब जहां पर बारिश नहीं होती वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करनी बहुत आवश्यक है उत्पादन बढ़ाने के लिए। व्यक्तिगत लोग और कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के साधन का निर्मित किया। अब देखिए, अभी आपने सुदर्शन झील का उदाहरण पढ़ा, इसी प्रकार वहां पर भी एक सिंचाई के जो प्रयुक्त होते थे, वे व्यक्तिगत लोग भी करते थे और कृषक समुदाय भी मिलकर करते थे सिंचाई के साधन निर्मित। व्यक्तिगत तौर पर किसी ने तालाब खुदवा दिया, किसी ने कुआं, है ना, किसी ने नहर बनवा दी। तो इस तरीके से, और राजा क्या करते थे, राजा नहर बनवा देते थे, उस पर अपने काम का उल्लेख भी कर देते थे। जैसे कि आप रुद्रदामन को देखते हैं, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में। अब चूंकि उत्पादन बढ़ रहा था, जब उत्पादन बढ़ रहा था तो इसका मतलब सभी लोग खुश नहीं थे, ग्रामीण में भी सभी का उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। बड़े किसान भी होते थे, भूमिहीन कृषक भी होते थे। भूमिहीन कृषक, बड़े किसान, छोटे किसान, इस तरीके से वर्गीकरण होता था। और आप देखिए क्या, जो जिनके पास उत्पादन अधिक था, यद्यपि खेती की नई तकनीकों पास तो बढ़े, लेकिन लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर सॉरी भेद बढ़ता जा रहा था। कहां से पता चलता है? बौद्ध कथाओं से। उसमें देखते हैं भूमिहीन, खेतिया, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों के लिए और जमींदारों के लिए किया जाता था। गृहपति, बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ग्राम प्रधान का
पद जो था वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है। जैसे बड़े जमींदार, ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था। विल्लार कहते थे तमिल लोगों में बड़े जमींदार को, हलवाह को कहते थे उल्वर, और दास को कहते हैं अणिमई। इसको याद रख लीजिए, मैचिंग में बिल्कुल आ सकता है। दास अणिमई, विल्लार बड़े जमींदार, हलवाह उल्वर। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ये जो इनमें जो अंतर था, भाई किसी के पास जमीन ज्यादा होगी, किसी के पास कम होगी, कोई मेहनत ज्यादा करेगा और कोई कम करेगा, और कोई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज्यादा करेगा, कोई नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी जो चर्चा विभिन्न ग्रंथों में आपको देखने को मिलती है। अब ये गृहपति क्या होता था? गृहपति होता घर का मुखिया। वास्तव में जो गृहपति होता था वो होता था घर का मुखिया। घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण रखता था। घर का जो सबसे बड़ा होता था ना, वो गृहपति होता है, घर का मालिक। घर से जुड़े भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं का मालिक होता था। कभी कभी शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले सम्भ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। ठीक, आगे है भूमिदान के नए सम्भ्रांत ग्रामीण। भूमिदान, भूमिदान की प्रथा क्या थी? देखिए, ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जाता था, उसको अग्रहार कहा जाता था। इसमें क्या होता था कि ये शुरुआत की थी सातवाहनों ने। सातवाहनों ने ब्राह्मण जो भूमिदान की प्रथा शुरू की, इसमें ये था कि वो ब्राह्मणों को भूमिदान करते थे। उस एरिया में जितने भी अधिकार होते थे वो सब उन ब्राह्मणों को दे दिए जाते थे। वे ब्राह्मण जिनको दान दिया जाता था, वे कुछ भी, किसी भी प्रकार का टैक्स लगा सकते थे, लेकिन वे राज्य को कोई भी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं थे। तो उसको कहते हैं भूमिदान। ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों में ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, जो कि सातवाहनों में आपने, इसमें कई उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख जो है संभवतः, जिन्हें संभवतः उन लोगों के प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अब जो भूमिदान थे वो अधिकतर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को मिलते थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में हैं, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल, तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। तो एक प्रभावती गुप्त है, उनका एक अभिलेख है। प्रभावती गुप्त जो है उनका एक अभिलेख है। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक बना था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन इस अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसे दान दिया गया था। देखिए, उस समय हम शास्त्रों के आधार पर जो हिंदू जो नियम थे, ब्राह्मण नियम थे, उसके आधार पर महिलाओं को स्वामी नहीं होती थी, वो उसको स्वामित्व का अधिकार नहीं होता था धन पर। लेकिन प्रभावती गुप्त का एक अपवाद मिला है कि वो भूमि की स्वामी थी, और वो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वह एक रानी थी और इसलिए उसका यह उदाहरण एक बिरला अपवाद है। संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू भी ना होते हो। ऐसा नहीं कि वे नियम हर जगह लागू होते हो। अब लिख दिया, जरूरी नहीं कि वे लागू हो, उसको लागू कौन करेगा, ये भी एक प्रश्न होता था। अभिलेख में हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। अब ग्रामीण प्रजा कौन कौन थी ये देख लो आप। उसमें ब्राह्मण रहते थे, उसमें किसान थे और अन्य प्रकार के दूसरे वर्ग थे जो शासक या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। जैसे शिल्पकार होंगे, है ना, धोबी होंगे, इस तरीके से जो अलग अलग कार्य, जुलाहे होंगे जो अलग अलग कार्य करते होंगे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। तो जो राज्य है और प्रजा है उनके बीच में जो लिंक का काम करता था वो प्रधान करता था, ठीक है, और वो प्रधान की आदेश गांव वालों को मानने बाध्य थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि के माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े हैं, कहीं बड़े बड़े टुकड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं।
साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिले हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो दान थे वे पूरे उपमहाद्वीप में एक ही प्रकार के नहीं है। इनमें छोटे भी दान होते थे, कम भूमि भी दान की जाती, ज्यादा भूमि भी दान की जाती थी, और इनमें क्षेत्रीय अंतर भी मिलते हैं उनके अधिकारों को लेकर। इतिहासकारों ने भूमि दान का प्रभाव एक गर्म जो वाद विवाद है और इनका मानना था, अब इनमें भी मतभेद है इतिहासकारों में कि भूमि दान के कोई फायदे बताता है और कोई नुकसान बताता है। फायदे ये बताता है कि जो भूमि कृषि योग्य नहीं थी उसको दान कर देते थे तो वो उसको कृषि योग्य बना देते थे, तो उसमें क्या होता था उनको कृषि क्षेत्र उनके बढ़ जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो इतिहासकार है वो ये मानते थे कि नहीं, राजा जब अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दान देते थे, यानी कि अपने आप को विशिष्ट दिखाने के लिए, थोड़ा सा बड़ाइयों में आने के लिए, अपने आप को उच्च स्तर पर रखने के लिए वो भूमि दान किया करते थे, अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए। भूमि दान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, तब राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमि दान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने आरंभ कर दिए। और उनका यह भी मानना था कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे, और यही भूमि दान व्यवस्था आगे चलकर सामंतवादी व्यवस्था का जन्म देती है, जो कि भारतीय प्रशासन और भारतीय जो साम्राज्य थे उनके पतन में सबसे बड़ा एक कारण रहा। अब अग्रहार कौन होते थे, ये इंपॉर्टेंट है। अग्रहार कई बार यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर वसूले नहीं जाते थे, ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। यानी कि वो क्या करते थे, वो कर तो वसूल कर सकते थे लोगों से, लेकिन ब्राह्मण जरूरी नहीं कि राज्य को भी कर देते हो। अब एक दान, इसमें प्रभावती गुप्त का एक उल्लेख है। प्रभावती गुप्त ने कोई भूमि दान की थी और उसमें बताया गया है कि उन्होंने अपने सारे अधिकार कैसे जो है दानकर्ता को दे दिए हैं और उसके क्या क्या अधिकार है, और राज्य है उससे कोई भी अपना वो नहीं रखेगा, एक तरीके से वो राज्य जो है वो रखेगा, उन्हें कर से मुक्त रखेगा। पढ़ लें इसमें, क्योंकि इसमें पता चलता है कि इनके स्रोत क्या थे। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चन्नाल स्वामी को दान किया गया है। आपको इसके संबंधित आदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब वो इन्होंने बता दिया कि क्या क्या है। इन्होंने निम्नलिखित रियायतों के निर्देश दिए हैं। क्या दिए हैं? गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। देखिए, वो क्षेत्र जहां पर भूमि दान दे दी वहां पुलिस और सैनिक कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, यानी कि राज्य का कोई संबंध रहा ही नहीं। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल कोयला देने के दायित्व से मुक्त होंगे। यानी कि जो अधिकारी आते होंगे या सैनिक आते होंगे उनकी सहायता, उनकी उनकी सब सेवाओं से मुक्त कर दिया उन्हें। साथ ही मदिरा खरीदने, नमक खरीदने हेतु खुदाई करने के राष्ट्रीय अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त है। अब ऐसा कुछ नहीं कि आप लेबर से भी मुक्त हैं, राज्य के प्रति आपका कुछ नहीं रहा। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदीर वृक्ष के उत्पाद देने के भी छूट है। ठीक, फूल और दूध देने से भी छूट है, दे या न दे आपकी मर्जी। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। यानी कि अब ये टैक्स भी भैया आप ही ले। कौन? चन्नाल स्वामी, आचार्य चन्नाल स्वामी। भाई आचार्य चन्नाल स्वामी को एक तरीके से भूखंड का मालिक बना दिया, और हमारा भाई इससे कोई मतलब नहीं है। हम ना आपसे टैक्स लेंगे और ना कुछ करेंगे, बस आप इसमें मौज लो और जो भी संस्था चलानी है वो चलाओ। आचार्य चन्नाल स्वामी, बड़ा मजा आ गया रहेगा। और अब आप देखें क्या इसमें लिखा है, भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है कि क्या संबंध है उनके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों सामंतियों का नियंत्रण नहीं था, जैसे पशुपालकों पर कोई नियंत्रण नहीं था, संग्राहक पर नहीं था, शिकारियों पर नहीं था, मछुआरों पर नहीं था, शिल्पकारों पर नहीं था, जो घूमने वाले शिल्पकार थे,
और जगह जगह घूम रहे खेती करने वाले लोगों पर नहीं था। ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे, तो इनके बारे में कोई इतिहास मिलता भी नहीं। तो ये लोग क्या थे? मुक्त थे किससे? इनसे। अब आ गया नगर एवं व्यापार, यानी कि नए नगर। अब आप देख लो नए नगर। नगर नगर की अगर आप बात करो तो सिंधु घाटी की सभ्यता में आपने देखा था नगर को, यानी कि हड़प्पा में। लेकिन अब आप देखते थे क्या कि 16 महाजनपदों को देखते हैं गंगा घाटी में। पहले सिंधु घाटी में थे वे नगर, अब बन रहे गंगा घाटी में नगर। अब इस गंगा घाटी में जो नगर है वे मुख्यतः राजधानियां हैं उन किनकी? उन महाजनपदों की। उन महाजनपदों की राजधानियां हैं, व्यापारिक केंद्र हैं, सांस्कृतिक केंद्र है, प्रशासनिक केंद्र है, यही वह नगर थे। ठीक। अब जैसे मथुरा है, मथुरा व्यापारिक केंद्र भी रहा, सांस्कृतिक केंद्र भी रहा, है ना। और दो उत्तरापथ और दक्षिणापथ का मिलन स्थल भी रहा, तो उसका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी रहा। जैसे तक्षशिला है ना, जैसे उज्जैनी है, पाटलिपुत्र है, राजधानी है। तो ये नगर, नए नए नगर बसते चले गए। उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ इन नगरों का, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थे। प्राय सभी नगर संचार मार्ग के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे थे। उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे थे। इस पुहार समुद्र तट पर था। पुहार जानते हैं या भूल गए? पुहार 6th क्लास में आपने देखा था। कहाँ था? मसूलीपट्टनम, कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम को ही तो कहते थे पुहार। पुहार समुद्र तट पर था, जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ होते हैं। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवित केंद्र थे। अब नगरीय जनसंख्या। अब आप देखेंगे कि नगरीय जनसंख्या क्या थी। नगरीय जनसंख्या में कौन होते थे? संभ्रांत वर्ग होते थे और शिल्पकार होते थे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या था? नगर क्या होते हैं? नगर होते हैं जहां पर व्यापार अधिक हो, गैर कृषि कार्य अधिक हो, उसको नगर कहते हैं। शासक वर्ग, यहाँ पर शासक वर्ग है, राजा है। यहाँ पर कौन है? शासक वर्ग है, राजा। किलाबंदी नगरों में रहते थे शासक वर्ग और राजा। कहाँ रहते थे? किलाबंद में। फोर्टिफाइड करते, अपने आप को फोर्ट के अंदर रखते थे। यद्यपि इसमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, और इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे, थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इनको उत्तरी कृष्णमर्जित पात्र कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ ब्लैक पेंटेड पॉट। ठीक। NBPW इनको बोलते हैं, NBPW, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। संभवतः इसका उपयोग अमीर लोग किया करते थे, और साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे, तरह तरह के पदार्थ के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप आदि पक्की मिट्टी मिलती है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख मिलने शुरू हो जाते हैं। दान के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख इसमें होता था। और इसमें नगरों में रहने वाले जो लोग थे, चाहे उसमें धोबी हो, जुलाहे हो, या विभिन्न व्यवसाय में लगे लोग हो। अब जैसे ये एक चित्र मिला है, टूटा हुआ है, लेकिन इसमें प्राकृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है। और वो क्या लिखा है? वो लिखा है इस अभिलेख में कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने, नाम था उसका ना, एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया। यह मथुरा में मिली है, एक मूर्ति का एक भाग है। इस पर प्राकृत में जो लिखा है। ठीक। अब इस मूर्ति को देखो, ये टूटे हालत में है। ये मूर्ति ये टूटी हालत में है। अब नेक्स्ट आप देखें तो इसमें देखेंगे कि ये कुछ राज्य और नगर हैं, महत्वपूर्ण राज्य और नगर। इसको आप एक बार देखें, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ। इसको आप देखें तो इसमें आप देखेंगे क्या है। एक तो कुषाण है, कुषाणों के समय जो महत्वपूर्ण है तक्षशिला है, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी, विदिशा, उज्जैनी, भरूकक्ष, ये भड़ोच भी कहते हैं इसको, भड़ोच ना, भरूकक्ष, सोपारा, पैठन या प्रतिष्ठान, धान्यकटक, शिशुपालगढ़, चंद्रकेतुगढ़, महास्थान, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, है ना। और पुहार, ये रहा फिर पुहार आपको देखिए, कोंडूमल,
ये जो है इम्पोर्टेंट उस समय के सिटीज हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़े आप। नेक्स्ट में देखें क्या है। बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी, राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते थे उनमें, अभिलेख में। कभी कभी उत्पादकों व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख है। इनका संघ होता था और इनको श्रेणी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी क्या होता है ये पूछा गया है। श्रेणी संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। ठीक है, कच्चे माल का प्रबंध भी श्रेणी करती थी और मार्केट भी वही करती थी, मार्केटिंग भी वही करती थी और डिस्ट्रीब्यूशन भी वही करती थी श्रेणी। यह संभवतः शिल्पकारों ने, यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोककरणों का प्रयोग किया। संभ्रांत लोग यानी कि एलाइट लोग, एलाइट लोगों के जो अमीर लोग थे उनकी जो मांग थी उसको भी शिल्पकारों ने पूरा किया। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। अब व्यापार के बारे में अगर हम बात करें तो व्यापार भारत के साथ साथ उपमहाद्वीप में तो होता ही था, लेकिन विदेशी व्यापार भी साथ साथ चलता था। अब इस विदेशी व्यापार को आप देखो तो इसमें है 6ठी शताब्दी से पूर्व में उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमार्ग का मानो जाल सा बिछ गया था 6ठी शताब्दी से पूर्व। और जहां मार्ग होंगे वहां मोबिलाइजेशन बढ़ेगा, वहां व्यापार बढ़ेगा। और उससे एक एक चीज और मान ली कि मौर्य साम्राज्य एक साम्राज्य बन गया, उसमें टैक्स भी एक ही प्रकार के होंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स होते थे, लेकिन जब पूरा एक साम्राज्य बन गया तो उसका एक ही टैक्स हो गया, है ना, सुरक्षा हो गई। ठीक, तो ये सब चीजों से व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला होगा। कई दिशाओं, मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे, जैसे आप देखते हैं सिल्क रूट को देखेंगे, जो हालांकि मौर्योत्तर काल में है वो, लेकिन फिर भी अगर मध्य एशिया तक भी आप व्यापार को देखेंगे तो उत्तरापथ वहीं तक जाता है, अफगानिस्तान तक। समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से देखें। अब जो जलमार्ग से था, जलमार्ग से व्यापार होते थे बाहर, कहाँ कहाँ होते थे, अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका जाते थे। एक तो अरब सागर से जाते थे कहाँ, उत्तरी अफ्रीका, जैसे भड़ोच वाला बंदरगाह था, उत्तरी अफ्रीका पश्चिम एशिया तक फैल गया। बंगाल की खाड़ी से मार्ग चीन दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों को सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। वो सुरक्षा देते थे लेकिन उनसे टैक्स भी लेते थे, धन भी लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी, घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे। खतरनाक होता था लेकिन लाभदायक होता था। अब इसमें मसत्थुवन, मसत्थुवन है तमिल भाषा में, और प्राकृत में सतवाहा, सातवा, सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध। जो व्यापारी थे, व्यापारी के का जो नेतृत्व करते थे उसको कहते थे सार्थवा। सार्थवा जो उस दल का नेतृत्व करता था उसको बोलते थे। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। तमिल भाषा में कहते थे मसत्थुवन, मसत्थुवन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और प्राकृत भाषा में सातवाह और वैसे सेट्टी, सेट्टी और सातवाह। सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च निर्यात होती थी और कपड़े, जड़ी बूटियों की बड़ी भारी मांग थी भारत के। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता था। अब ये मालाबार तट का एक आधुनिक पेरिपेरस ऑफ एक यह एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी का एक अंश है। ये किताब है और लेकिन इसका ये नहीं पता कि लिखी किसने है, ठीक है, उसका एक अंश है। और वही उन्होंने बताया है कि जो वहाँ था, पुहार था, वहाँ पर जो रोमन बस्ती, रोमन लोगों को जो व्यापार होता था उससे संबंधित यहाँ पर सामान मिले हैं, निर्यात होते थे। अब वो क्या थे एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन में। भारी मात्रा में काली मिर्च, दालचीनी यानी कि मसाले आप कह सकते हो,
खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे यानी कि विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सूरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन, शीशे का आयात किया जाता है, यानी कि आयात होता है ये सब चीजें। और वो इन सब के बदले में काले मिर्च और ये ले जाते थे, दालचीनी या मसाले। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पाद काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। इसके अलावा उच्च कोटि के मोती, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र और विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थर, हीरे, काले नग, कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता था। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख रहा हूं, ये किसी भी साल किसी भी स्टेट में आ सकता है, किसी और यूपीएससी में भी आ सकता है। क्या है ये? कोडुमाल, कोडुमनाल। कोडुमनाल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और यहाँ से बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। और यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों की इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाते रहे हो। ठीक, अब आगे जैसे हम देखेंगे क्या, सिक्के और राजा। अब देखिए सिक्कों का बड़ा महत्व था। सिक्कों का महत्व ये था कि जो राजा से संबंधित होते थे अधिकतर ये सिक्के, जैसे सिक्कों का चलन पहले भारत में सिक्कों का चलन हुआ आहत सिक्कों से शुरू हुआ। आहत सिक्के होते थे जिनका स्वरूप ज्यादा निश्चित नहीं होता था और उन पर जो आहत रूप में उन पर मोहर सी लगी होती थी। ठीक है, फिर ग्रीक यूनानी आए, उन्होंने यहाँ पर सोने के सिक्के चलाए, उन पर अपने चित्र बनाने शुरू किए, लिखना शुरू किया। फिर कुषाणों ने उसे सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए गुप्तों के समय। तो इस तरीके से आप देखेंगे सिक्कों का भारत में एक क्रम बन गया एक और उसी कारण हो सकता है व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई हो, क्योंकि पहले तो विनिमय प्रणाली होती थी लेकिन अब सिक्कों के ज्यादा चलन से व्यापार में बढ़ोतरी हुई। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी तांबे के आहत सिक्के, और आहत सिक्के कहीं के होते थे, चांदी के होते थे, तांबे के होते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। सबसे पहले कौन से थे? आहत सिक्के। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले। मुद्रा शास्त्रों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। ये सिक्के कौन जारी करता था? राजा जारी करता था मौर्य काल में। यह भी संभव है कि अकेला राजा ही नहीं, व्यापारी भी, धनपति भी और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा, अब इन पे क्या थी? शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहीं यूपीएससी में आया हुआ है कि जो प्रतिमा, शासकों की प्रतिमा और नाम लिखने का जो चलन था सिक्कों पर, वो सबसे पहले कहाँ चला था? हिंद यूनानी शासकों ने चलाया था भारत में। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी में कुषाण काल में पाए जाते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम शताब्दी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे सबसे बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने या सबसे ज्यादा। और सबसे पहले हैं हिंद यूनानी शासक। ठीक है, सबसे पहले। इनके आकार वजन तत्कालीन रोम सम्राट और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर मध्य भारत के कई उपरा स्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग के संकेत मिलते हैं कि बहुमूल्य वस्तुओं, भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरा स्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि रोमन सिक्के भी मिले हैं। कहां से? साउथ से। और इससे है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, ये बाहर विदेशी व्यापार भी इनका चलता था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्धे, अब ये थे यहाँ पर योद्धे गणराज्य थे यहाँ पर, और इन्होंने भी सिक्के जारी किए। और पुराविदों को योद्धा शासकों के जारी तांबे के सिक्के हजारों संख्या में मिले हैं।
याद रखना तांबे के सिक्के होते थे इनके। और इसमें चित्र भी दिया गया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है आहत सिक्के, ये आहत सिक्के हैं, इसको आप देखिए। ये है तांबे के योद्धा द्वारा जारी सिक्के, ये तांबे के सिक्के हैं। और ये नीचे हैं, ये जो यूनानी थे, हिंदू यूनानी, उनके द्वारा है। ये सॉरी गुप्त गुप्त काल से संबंधित सिक्के हैं। और उससे पहले जो आपको देखे थे वो यूनान मिनांडर के द्वारा बनाए गए थे। अब इसमें जो सोने के सबसे भव्य सिक्कों की बात की गई है वो गुप्त काल के टाइम बहुत हुए, गुप्त शासकों ने बहुत जारी किए भव्य। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। आरंभिक सिक्कों में, याद रखना, आरंभिक सिक्कों में। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। अब ये जो विदेशी व्यापार होते थे या दूर दराज व्यापार होते थे, उनमें एक्सचेंज में बड़ी सुविधा होती थी। वो अब सामान के बदले सामान नहीं, बल्कि सामान के बदले सिक्के, और सिक्के ले जाकर एक थैली में ले आए और सिक्के ले जाकर दे दिए, सामान खरीद लाए। तो ये बहुत आसान हो गया और व्यापार बढ़ गया। 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। अब यहाँ पर देखिए, ये सिक्के कम हो गए मिलने, इसका मतलब अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि उस समय आर्थिक रूप से पतन की ओर जा रहे थे। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में आर्थिक संकट पैदा हो गया? इतिहासकारों में भी इसको लेकर मतभेद है। वो कहते हैं कि भाई रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो दूरवर्ती व्यापार था वो हतोत्साहित हुआ, और उससे जो रोमन साम्राज्य से संबंध हमारा व्यापार था वो तो हट ही गया, और इस वजह से उस व्यापार में कमी है, जिससे उन राज्यों, समुदाय और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था, यानी कि जो प्लस में चलते थे उनके साथ व्यापार में। अब काली मिर्च बेचते थे, पैसा कमाते थे, लेकिन अब जब वो खत्म ही हो गए, अब कहाँ बेचे उस काली मिर्च को? तो वो जो था व्यापार में लाभ था, उससे वो वंचित हो गए। अब इन्होंने कहा कि इस काल में नए नगरों, एक मिनट, इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा। और इसका यह भी दूसरे जो इतिहासकार थे वो ये मानते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि उनका आर्थिक संकट हुआ, बल्कि एक नए नगर और नए व्यापार उत्पन्न हो गए, पुराने व्यापार खत्म हो गए। यद्यपि इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेख और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा। इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम हो गए क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनके किसी ने संग्रह नहीं करे। वे प्रचलन में थे लेकिन संग्रह नहीं करे। अब देखिए, ये चीजें हैं आपको जो बताई गई हैं। 6ठी शताब्दी से राजा किसान नगर एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। इसमें आपको बताया गया कि भाई क्या स्थिति थी 6ठी शताब्दी बीसी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक। तो इसमें आपके लिए ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।